इसी चैप्टर में हम लोग का अगला पॉइंट आता है जिसमें बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। इसका मतलब क्या हुआ? आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है? वही जो हम लोगों ने पहले बात की हुई थी कि कोई वस्तु का उत्पादन होगा, फिर उसी वस्तु का एक विनिमय होगा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज, और एक्सचेंज के बाद उसका उपभोग होगा। लेकिन हम लोगों ने दो बहुत ही मूलभूत आर्थिक समस्याओं की बात की थी, जिसको एक को बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का विनिधान। मतलब किस चीज को बनाने में कौन से संसाधन लगाने चाहिए और उससे भी पहले कि कौन सी चीज बनाई जानी चाहिए, ठीक है। और दूसरी समस्या क्या थी कि जो बन करके आ गया, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जो वस्तुएं और सेवाएं बन करके आ गई हैं, उनको किस किस तरह से उनका वितरण किया जाना चाहिए। तो एक समस्या को बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरे को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब पहले को क्या बोला? विनिधान किसका? संसाधनों का। और दूसरा क्या है? वितरण है, जो भी हमारे बाद में वस्तुएं और सेवाएं बनकर के आ गई हैं, ठीक। अब ये निर्णय लेगा कौन? तो अलग अलग तरह के सिस्टम्स देखे जाते हैं, जिनमें से दो सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहला जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। हमारे देश में आजादी के बाद हम लोगों के यहाँ पर प्लानिंग कमीशन चला करता था, योजना आयोग हुआ करता था, जिसमें हम लोग पंचवर्षीय योजना बनाते थे। जब मैं छोटा था तो मेरे पास में एक बहुत खुराफाती लड़का रहा करता था, तो वो 4 बार हाई स्कूल में फेल हुआ था, 10th क्लास में 4 बार फेल हुआ था। तो उसके लिए 5वीं साल भी फेल होने की उम्मीद थी। तो बड़े लोग बात करते थे तो बोलते थे कि ये पंचवर्षीय योजना बनाएगा, और मैं बहुत छोटा था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि पंचवर्षीय योजना किसको बोलते हैं। तो मुझे लगता था कि कोई 5 साल फेल हो जाता है उसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। फिर जब मैं बड़ा हुआ और तब मुझे समझ में आया कि पंचवर्षीय योजना का कोई उससे सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ एक चुटकुला था, एक जोक था। पंचवर्षीय योजना में हम करते क्या है, जो हमारी कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, कोई सरकार है, जैसे कि आज हमारे देश में सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर कोई भी बड़ा निर्णय लेना होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक तरह की जो शक्ति है सबसे ज्यादा, वो किसके पास है? वो राजनीतिक तंत्र के पास है, जिसमें हमारे पास सरकार होती है, ठीक है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, कहां पर रेड जोन रहेगा, कहां पर ग्रीन जोन रहेगा, कहां पर ऑरेंज जोन रहेगा, किसको कहीं नहीं जाना होगा, किसको कहां निकलने की आजादी होगी, बाइक पर एक लोग बैठेगा, ये सारा निर्णय कौन लेता है? सरकार ले लेती है। और सरकार के उस निर्णय का हम लोग पालन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही लोगों ने उस सरकार को चुन करके भेजा है। तो उस सरकार के पास एक तरह का मौलिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार नहीं बोलेंगे, एक नैतिक अधिकार है, मोरल अथॉरिटी है उस सरकार की, क्योंकि वो जो भी कर रही है वो अल्टीमेटली हम ही लोगों ने तो उसको वोट करके भेजा है। ऐसे में ही होता क्या था कि कई बार जो सरकारें हैं या कोई सेंट्रल अथॉरिटी है, उसको ऐसा लगता है कि समाज में तो इस चीज की ज्यादा जरूरत है, और अगर हमने समाज में लोगों को कुछ भी बनाने के लिए छोड़ दिया तो वो ऐसी चीजें बना देंगे जिससे समाज के कुछ लोगों का तो बहुत फायदा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का काफी नुकसान हो सकता है। जैसे हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे यहाँ पर देश में बहुत कम ऐसे विश्वविद्यालय थे जो बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो उस टाइम पर उच्च शिक्षा में हमारे यहाँ के जो भी लोग अच्छा पढ़ा लिखा करते थे, वो सब बाहर विदेश चले जाते थे, और ये समस्या बहुत दिन तक रही। और उससे भी बड़ी समस्या थी कि हमारे देश में अच्छा पढ़ाने के कोई संस्थान नहीं थे। तो वहां पर हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों की स्थापना करवाई, जैसे कि IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बहुत सारे हैं, फिर बाद में और भी बन गए। लेकिन उन्होंने जब इन संस्थानों को बनाया तो उनकी पूरे विश्व में एक पहचान है। और आज दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो CEOs हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को चलाने वाले जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो भी कई कई IIT से हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई हैं। गूगल, यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं अगर, तो यूट्यूब भी गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, और उसको भी चलाने वाला जो इंसान है वो IIT खड़गपुर से थे, ठीक है। ऐसे ही हमारे दिल्ली के एक मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, वो भी IIT खड़गपुर से थे। तो बहुत सारे ऐसे संस्थान बनाए हैं जिनकी वजह से हमारे देश में बहुत सारे लोगों को फायदा होना स्टार्ट हुआ। और इतने बड़े संस्थान बनाने के लिए इतनी बड़ी जगह में आपको इतने सारे बिल्डिंग्स बनानी है, फिर वहां पर अच्छे से प्रोफेसर्स को लेकर के आना है, फिर छात्रों के लिए भी एक इस तरह की व्यवस्था करनी है कि गरीब छात्र भी पढ़ पाए, जितने पैसे नहीं है उससे ज्यादा कि उनको सहूलियत दी जाए। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ जाएंगे और अच्छे से पढ़ने के बाद से वही बच्चे उसी देश के राष्ट्र निर्माण में काम करेंगे, तो उससे पूरे देश का फायदा है। एक सत्येंद्र दुबे नाम के इंसान थे जिन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफाई की थी, और उससे पहले वो IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग पढ़ करके आए थे। सिविल इंजीनियरिंग थी शायद, मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन हाँ, सिविल इंजीनियरिंग का उनके पास प्रोजेक्ट हुआ करता था। और उस समय पर भारत में रोडों का जो रोड्स हैं उनका नेटवर्क बनाने की एक बहुत अच्छी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चल रही थी, और इसमें वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और उनके सामने देखा देखी में भ्रष्टाचार चल रहा था,
और उस भ्रष्टाचार से लड़ते हुए उन्होंने शिकायत की, प्रधानमंत्री तक उन्होंने खत लिखा और उनकी चिट्ठी के बाद से उनकी रात में ट्रक से कुचल करके हत्या हो जाती है। इस तरह से कोई उनकी हत्या कर दी गई थी जो बहुत ही दर्दनाक था। तो इन संस्थानों से बहुत सारे ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है और साथ में हमारे देश को मजबूती देने का काम किया है। तो होता क्या है कि ये सारे काम, जो हमारा देश आजाद होता तो बहुत ज्यादा अशिक्षा थी, देश में 17% लोग शिक्षित थे, ठीक है। इतनी ज्यादा शिक्षा होने के समय पर देश में इस तरह के निर्णय लेना कि कौन सी चीज बननी चाहिए और कौन सी नहीं बननी चाहिए, काफी ठीक ठाक लग रहा था। और साथ में उस समय पर सोवियत संघ, जिसको आज हम लोग रूस बोलते हैं, तो उस समय पर रशिया एक अकेला देश नहीं था, उसके साथ बहुत सारे देश जुड़े हुए थे और उसने बहुत कम समय में बहुत अच्छी प्रगति की थी। तो उनके यहां भी इसी तरह का सिस्टम चला करता था जिसमें पहले से सरकार या सेंट्रल अथॉरिटी, जिसके पास ताकत है, राजनीतिक ताकत ही मेन ताकत आज के समय में चलती है, तो वो लोग डिसाइड करते थे कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्या चीज बनेगी, शिक्षा पर ज्यादा खर्चा होगा या फिर सेना पर ज्यादा खर्च होगा या फिर स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा खर्च होगा या गांव की रोड्स पे ज्यादा खर्च होगा या शहरों की रोड्स पे ज्यादा खर्च होगा या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जानी चाहिए, क्या हमारे देश में जो भी उद्योग हैं उनका बचाव बाहर से किया जाना चाहिए या फिर बाहर के बाजारों को खोल देना चाहिए जिससे कि बाहर से सस्ता सामान हमारे देश में आने लगे, क्या फिर हमारे यहाँ के जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको बाहर जाने दिया जाना चाहिए, बाहर से हमारे देश में जो भी सामान आ रहा है उसके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाना चाहिए। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को अगर कोई सरकार सोच करके, पहले से सोच करके काम करे तो उसको बोलते हैं केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ऐसे में हमेशा अपने को सुनकर के अच्छा लगता है कि अच्छा हाँ, अगर कोई पहले से ही सोच ले कि ये सारी चीजें जरूरी हैं और ये बनाई जानी चाहिए तो हमेशा अच्छा होगा। लेकिन जो इतिहास का अनुभव रहा है हमारे देश का और पूरी दुनिया का, उसमें इस कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन सिर्फ अगर ये होने लग जाता है ना, सिर्फ केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बनने लग जाती तो बहुत बड़ी समस्याएं आने लग जाती हैं। उनमें से एक समस्या होती है भ्रष्टाचार की। कैसे? कहने को तो कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो ये निर्णय ले रही होगी, है ना, कोई सेंट्रल अथॉरिटी निर्णय लेगी, कोई केंद्र सरकार है वो निर्णय लेगी, लेकिन उस केंद्र सरकार में कुछ ही लोग तो होते हैं जो बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं और वही लोग निर्णय लेंगे कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो उन लोगों के द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों से किसी को फायदा भी हो सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है। तो अगर मुझे पता है कि मुझे हो सकता है कि उनके इस निर्णय से फायदा हो जाए तो मैं उनको रिश्वत दूंगा कि आप मेरे लिए निर्णय स्टार्ट कर दो। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह की समस्याएं बहुत सारी हो जाती हैं और इस वजह से इस सिस्टम में काफी कमी आने लग जाती है। ये तो एक अलग तरह की समस्या है भ्रष्टाचार की। आर्थिक रूप से भी बहुत सारी समस्याएं निकल करके आती हैं जो इस वजह से होती है क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोगों की पसंद क्या है, लोगों की नापसंद क्या है, लोगों की जरूरतें क्या हैं, ये आप पता नहीं कर सकते हो। और इसमें तो पहले ही मान लिया जाता है कि आपको पहले से सब कुछ पता है कि लोगों को ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, है ना, जबकि वो करना कितना मुश्किल है। मैंने आपको बताया था, मोबाइल का एग्जांपल दिया था, पुराना वीडियो याद करिए, उसमें मैंने आपको बोला था कि आज से 15 साल पहले तो ऐसा कोई प्रोडक्ट था ही नहीं जिसमें पूरा टच स्क्रीन और इतने सारे एप्लीकेशंस आ रहे हो। तो वो एक नई तरह की पसंद बन गई मार्केट में। समझ में आपको? तो होता क्या है कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जब हो रही होती ना तो वो ये सारी चीजें देख नहीं पाते हैं, भविष्य देख नहीं सकते हैं, यहां तक कि वर्तमान का आकलन भी ठीक से नहीं हो सकता है और इसीलिए कई बार बहुत गलत निर्णय होने लग जाते हैं। तो इस स्थिति में हमारे पास एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था।